रमज़ान मुबारक टू ऑल। खैर मुबारक मैम, खैर मुबारक। आपको भी बहुत रमजान। शुक्रिया जी। हमारा प्रीवियस लेक्चर क्या चल रहा है? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। यस मैम। यस मैम। कहाँ तक हम लोग ने एंड किया था? मिस यूनिटरी मैट्रिक्स। चलो ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँ। यूनिटरी मैट्रिक्स तक हम लोगों ने जो सिग्निफिकेंट मैट्रिसेस पढ़ी थी उसमें कुछ एग्जांपल्स भी उन्होंने साथ साथ लिखी हुई हैं। उनको ट्राई किया है आप लोगों ने? यस मैम। चलिए, ये देखिए अब आपके पास आ गया चैप्टर नंबर 2। शेयर हो रहा है आप लोगों के साथ? जस्ट 1 मिनट, अभी लोडिंग पे है। यस मैम, शेयर हो रही है स्क्रीन। हो रहा है। यस मैम। आप लोगों को शेयर हो रहा है बट मेरे पास ये अभी लोडिंग पे जा रहा है। जस्ट वेट अ मिनट। चलिए जी, आ जाइए ज़रा यूनिटरी मैट्रिक्स से आगे। जी, यूनिटरी मैट्रिक्स के बाद जो हमारे पास लास्ट पीरियोडिक मैट्रिक्स बचती है, ये क्या मैट्रिक्स है जी? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आप लोगों को मैंने क्लियर करवा दी हुई थी कि ये जितने भी हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, सिग्निफिकेंट मैट्रिसेस, दोज आर ऑल द स्क्वायर मैट्रिसेस फर्स्ट ऑफ ऑल। और स्क्वायर मैट्रिक्स उसमें भी लास्ट आपके पास जो पीरियोडिक मैट्रिक्स बचती है वो यूँ है कि a square matrix A is said to be periodic of period K
if k is the least positive integer for which a raised to the power k plus 1 is equals to a. ठीक है, दिस इज द कंडीशन. सेम लाइक द वो जो था आपके पास पीछे इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स. ठीक है, ये जो भी हम लोगों ने यहाँ पर निलपोटेंट मैट्रिक्स पढ़ा था, सॉरी, ए पी इज इक्वल्स टू ओवर नल मैट्रिक्स आना चाहिए, देन पी बिकम्स, हमने मतलब कोई पी ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर तलाश करना है जिसपे आपकी गिवन मैट्रिक्स जो है इट विल गिविंग यू द नल मैट्रिक्स. अगर तो नल मैट्रिक्स आ जाता है तो आप कह देते हो कि पी इज द इंडेक्स ऑफ दैट. P and P should be the least positive integer. But in the periodic matrix, look at the book. वो आपके पास है a raised to the power k plus 1. So remember that यहाँ पर students अक्सर mistake करते हैं कि k will be the least positive integer. Least positive integer starting from 1, sorry 0. तो अगर मैं if I put k is equals to 0, तो what it becomes? It becomes a raised to the power 0 plus 1 means a raised to the power 1 is equals to a. तो इसका मतलब है every matrix is a periodic matrix first of all. Am I right? Yes, ma'am. बात समझ आई है ये वाली? Yes, ma'am. We have to put k least positive integer. If I am substituting k is equals to 0 here, आ जाए बोर्ड पर, आ जाए, मैं आपको बोर्ड शेयर कर देती हूँ, वेट कीजिए. मैं बोर्ड शेयर कर रही हूँ, बोर्ड पर देख लो इसको. चले, ये देखिए, ये देखिए, वो लिखा हुआ है उधर जो, जी बोर्ड शेयर हो गया सबके साथ? जी Yes, मैम. ma'am. कंडीशन थी हमारे पास a रेज टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू a. ठीक है, हमने पॉजिटिव इंटीजर से शुरू किया. व्हेन आई पुट k इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1, इसका क्या मीनिंग हुआ 0 प्लस 1 का? इसका मीनिंग हुआ a इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू a. ऑलवेज ऐसे ही होगा. a इज इक्वल्स टू 0 पे जो भी कोई मैट्रिक्स ले लोगे आप लोग, वो क्या होगी? पीरियोडिक मैट्रिक्स होगी हमेशा. और इसका इंडेक्स, इसका हमारे पास पीरियड क्या आएगा? बोले ज़रा, पीरियड क्या है? p विल बी, सॉरी, k इज इक्वल्स टू पीरियड k इज इक्वल्स टू 0. लेकिन ये नहीं हमने
एंड सो ऑन। बोलिए ठीक है ये? यस मैम, समझ आ गया। कोई बात Yes, इसमें ma'am. पूछने वाली है तो बताएं। अच्छा चले आगे आइए। आगे लिखा हुआ है कि 10 एन चलिए मैं इसको शेयर करना बंद करके पीडीएफ फाइल पे दोबारा आती हूँ। लुक एट दिस। अब आगे लिखा हुआ है कि दस एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 1। ऐसे ही है? बताएं जरा कि ये बात ट्रू है या फॉल्स है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी? मैम A उसमें square is equal to ए A. स्क्वायर इक्वल्स टू दोबारा बोलिए। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। तो कैन यू से दैट कि वो आपके पास ए स्क्वायर का मतलब है A1 + 1 इज इक्वल्स टू ए। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि इट्स मीन्स दैट आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 1। अब ये एक मैट्रिक्स दी हुई है, आप लोगों ने इसको चेक करके देख लेना है कि इज इट अ पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 2। ये उन्होंने ट्रू एंड फॉल्स के लिए दिया हुआ था। इसको आप लोगों ने अंडर दिस कंडीशन ए के लिए A+1 इज इक्वल्स टू 8 कंडीशन के अंदर इसको प्रूव कर लेना है। राइट? ठीक है जी। चलिए आगे हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिसेस। हमें पता है कि कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन जो है मैट्रिसेस में होल्ड करता है। मींस A+B इज इक्वल्स टू B+A। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। मींस associative law under matrix addition is also fulfilled. Multiplication, the matrix multiplication obeys the associative law. Under multiplication भी ये हमारे पास होल्ड करता है। ये देखिए इनकी प्रॉपर्टी दी हुई है। अच्छा जी, बट अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, बट आगे देखिए द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन डजंट होल्ड इन मैट्रिसेस। बच्चे ये जितनी प्रॉपर्टीज़ है ना, इन सब का प्रूव आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में करके आ रहे हो, इसलिए ये सिर्फ गो थ्रू कर रहे हैं हम लोग। अब बच्चे जो हैं, जब मैं क्विज में आप लोगों को कोई एक लाइन लिख के दे देती हूँ ट्रू फॉल्स में, तो इसमें जब मिस्टेक होती है ना तो इट डजंट वेरिएबल। आप काइंडली उसको ज़रा ध्यान से किया करो। याद रखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स एडिशन जो है वो आपके पास मैट्रिक्स बल्कि यहाँ से यूँ इसको बोलिए कि कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है अंडर एडिशन, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन भी होल्ड करता है। कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन डजंट होल्ड इन मैट्रिसेस, बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ओबेज द एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आपके पास होल्ड करता है ओवर एडिशन में, बट द कैंसिलेशन लॉ जो होता है वो आपके पास होल्ड नहीं करता। ठीक है। कैंसिलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन डजंट होल्ड इन मैट्रिसेस। ये देखें, ये मैट्रिसेस लिखी हुई है AB इज इक्वल्स टू AC। आप यहाँ से A को कैंसिल नहीं कर सकते। And it is a very general rule, if A and B both are the null matrices, then if AB is equals to giving you the null matrix, then BA is also giving you the null matrix. ठीक है। ये आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। आगे ये एक्सरसाइज दी हुई है, ये एक्सरसाइज आप लोग अगर करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। बहरहाल जितनी प्रॉपर्टीज़ थी, जितना न्यू मैट्रिसेस थी, उन सबको मैंने आप लोगों को डिस्कस करवा दिया है। वो सारी की सारी मैट्रिसेस में एग्जाम्पल्स भी आपके पास हैं,
सब बच्चे उन एग्जाम्पल्स पे अपना ज़रा फोकस रखें, उनको कर करके काम लिख लिख के क्वेश्चंस करके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके फिर आगे चलिए। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिसेस एंड लीनियर इक्वेशन। बेसिकली आप लोगों का टॉपिक जो लिखा हुआ स्टार्ट होता है दैट इज फ्रॉम लीनियर इक्वेशंस। So remember that a linear equation in n unknowns x1, x2 up to xn is of the form. You can write it as a1 x1 plus a2 x2 up to an xn is equals to b. ठीक है, तो आप लोगों ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़े हुए हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को राइट भी करना आना चाहिए। राइट कैसे करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर? ठीक है, अगर आपके पास these are all the unknowns x1 x2 up to xn, if you find out the values of all these up from x1 to xn, then this is called the solution of this one, and the set of all the solutions is called the solution set or the general solution. उनको general solution बोलते हैं या solution set भी बोल देते हैं। यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा 2/2 का अगर आप कोई सिस्टम लेते हो x1 और x2 तो बाज़ात उसको सेट की फॉर्म में उसके आंसर्स लिखे हुए होते हैं, तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड के सोल्यूशन सेट होता है या जनरल सोल्यूशन होता है। A finite set of linear equations in n unknowns x1 x2 up to xn is called a system of linear equations or a linear system. तो ये देखिए, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया है जनरल सिस्टम ऑफ m linear equations with how many unknowns here? n unknowns can be written as this one. ठीक है, इज इट? कहीं पर आपको कोई बात समझना है आप इंटरप्ट कर सकते हो मुझे। m unknowns है और इक्वेशंस है लीनियर इक्वेशंस और n unknowns है। नाउ वी हैव टू बी, सबसे पहले तो इनको डिफाइन कर लेते हैं। ये a11 a12 अप टू a1n से लेकर amn तक, दीज आर ऑल द कोफिशिएंट ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कोफिशिएंट बोल देते हैं या कोफिशिएंट्स ऑफ द सिस्टम बोल देते हैं। x1 x2 xn दीज आर ऑल द अननोन्स जिनको हम लोगों ने सॉल्व करना है। वी हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड b1 b2 bm, दिस इज द, ये आपके पास है कॉन्स्टेंट्स है। वी हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन ऑल द बीज ऑन द राइट साइड्स। अगर इफ ऑल द बीज इज इक्वल्स टू 0, बी आई भी लिख देते हैं, ठीक है, इसको वेक्टर भी बोलते हैं। बी मैट्रिसेस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और वेक्टर जो है ना ये आपस में बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, राइट? तो इनको बी आई लिख के मैं इसको कह देती हूँ दिस इज द कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर में बी आई, इफ ऑल द बी आईज आर ऑल इक्वल्स टू 0 देन दिस सिस्टम इज नोन एज द होमोजीनियस सिस्टम, एंड इफ एनी वन ऑफ दोज आर नॉट इक्वल्स टू 0 देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड द नॉन होमोजीनियस। ठीक है, यही बात यहाँ पर इन्होंने डिस्कस की हुई है। देखिए, दिस इज कॉल्ड द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड बाकी ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। अब आ जाइए, ये एक पैराग्राफ जो है ये सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे है। पहले तो मुझे ये बताइए आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को किन किन मेथड से सॉल्व किया हुआ है? हाँ जी, आप आंसर देंगे मुझे किन किन प्रोसीजर से सॉल्व किया हुआ है? क्रैमर्स रूल से और सेकेंड वन इनवर्स मेथड। हाँ जी, उसको इन्वर्स मेथड नहीं कहेंगे, उसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड होता है वो, ठीक है? यस मैम।
आप जो प्रोसीजर्स करके आ रहे हो इतना तो मुझे भी पता है, आप लोगों ने क्रैमर्स रूल किया हुआ है और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड किया हुआ है, बट आप लोगों के कोर्स कंटेंट्स में एक्सेप्ट इंक्लूडिंग दीज टू दो और मेथड्स दिए हुए जिनके अकॉर्डिंगली हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो सॉल्यूशन को समझ लें। अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। अच्छा, इसको तो पढ़ लेना, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। मैं अपने वर्ड्स में बताऊं अगर आप लोगों को, तो वो ये है, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दैट हैज नो सॉल्यूशन। अगर किसी सिस्टम का पहली बात तो ये कि सॉल्यूशंस के 3 केसेस आते हैं आपके पास व्हेनेवर यू हैव टू find out the solution of the system of linear equations. 3 solutions आएंगे. Number 1 is no solution. Number 2 is unique solution, means you are getting one value of the unknowns, and infinitely many solutions. These are the 3 types of the solutions. तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ 2 चीजें लिखी हैं कि if the system has no solution तो उसको क्या बोलते हैं, inconsistent, and if there is at least one solution of the system तो वो आपके पास आ जाता है consistent। मतलब ये कि अगर आपके पास यूनिक सोल्यूशन x1 की भी एक ही वैल्यू आए, x2 की भी एक ही वैल्यू आए, तो वो आपके पास कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर स्टार लगा लीजिए, मार्क कर लीजिए। इसको मैं जरा थोड़ा सा आप लोगों के साथ बोर्ड पर डिस्कस करूंगी, बट नॉट येट, अभी इसकी जरूरत नहीं है। मैंने आपको ये तीनों सिस्टम्स का सॉल्यूशन जो है वो डिफाइन करने हैं इन माय ओन वर्ड्स। उसके लिए मुझे बोर्ड चाहिए, लेकिन पहले थोड़ा सा आगे चले जाओ और आप लोगों ने भी याद रखना है कि आपने मुझे बताना है कि हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को डिस्कस करना है। मैं पहले एक छोटे से स्लाइड ढूंढ रही हूँ, प्रिपेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को पहले एक स्लाइड जरा डिस्कस करवा दूँ। क्लियर हो गई बात? यस मैम। क्योंकि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कंसिस्टेंट एंड नॉन कंसिस्टेंट का। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइए, मैंने बता दिया कि सिस्टम आपके पास 3 टाइप के सॉल्यूशंस देता है, बट कई दफ़ा हमारे पास x1 और x2, जब मैं x1 x2 बोलूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि मैंने 2 सॉल्यूशंस जो हैं, एक ही सिस्टम में 2 इक्वेशंस विद 2 अननोन्स की बात कर रही हूँ। इफ़ यू आर गेटिंग x1 इज इक्वल्स टू 0, x2 इज इक्वल्स टू 0, तो वो आपके पास कौन सा सॉल्यूशन होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। लिखा हुआ है यहाँ पर द सिस्टम 2 डैश, जो हमारे पास 2 डैश कौन सा सिस्टम था, अभी चेक करें, ये जो होमोजीनियस सिस्टम था। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि होमोजीनियस सिस्टम ऑलवेज हैज अ सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन का क्या नाम है, जीरो और ट्रिवियल सॉल्यूशन। एनी अदर सॉल्यूशन इफ इट एग्जिस्ट, अगर हम कोई और मेथड यूज करते हैं और हमारे पास कोई और सॉल्यूशन आ जाता है, देन इट इज कॉल्ड द नॉन जीरो और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। जी, इसमें कोई बात पूछने वाली है तो आप मुझे बता सकते हैं। हमें इसमें ये बताया हुआ है कि होमोजीनियस अगर सिस्टम हो तो उसका सॉल्यूशन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। हाँ जी, यही बताया हुआ है, आप करके देख लो ना। कोई सा भी जल्दी से एक सिस्टम लिखो, a11x1 प्लस a12x2 इज इक्वल्स टू 0, a21x1 प्लस a22x2 इज इक्वल्स टू 0, और देखो जरा वहां से x1 और x2 की क्या वैल्यूज आएंगी, 0 आएगा।
तो अगर इफ यू आर गेटिंग x1 0 x2 0 तो इट्स मीन्स दैट के यू आर गेटिंग द ट्रिवियल सॉल्यूशन। अच्छा जी, अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या क्या प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ते हैं। तो आप ये देखिए, ऑब्वियसली जब आप लोगों ने क्रैमर्स रूल का तो खैर वे डिफरेंट है और हमारे पास उसका भी इंटायरली डिफरेंट वे है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का। हम लोग जब भी अपने सिस्टम के ऊपर कुछ भी इम्प्लीमेंट करते हैं, एक न्यू सिस्टम ऑब्टेन होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट के new system is generally obtained in a series of a step by applying the following 3 steps of operations to eliminate the unknown systematically। मतलब अब बताया ये गया है कि how to use the column operations and row operations in a system of linear equations। तो आप लोगों को पता ऑपरेशंस करने आते हैं, रो वाइज ऑपरेशंस होते हैं, कॉलम वाइज ऑपरेशंस होते हैं। रो ऑपरेशंस होते हैं एंड कॉलम ऑपरेशंस होते हैं। पहले तो ऑपरेशंस को थोड़ा सा माइंड में रखिए। उसके बाद ऑलवेज रिमेंबर द 3 स्टेप्स। इन 3 स्टेप्स को हमेशा याद रखो कि यू कैन इंटरचेंज एनी 2 इक्वेशंस इन अ सिस्टम। ठीक है, बताओ मुझे जरा पहली जो फर्स्ट वन मैंने आपको बोला है, इंटरचेंज एनी 2 इक्वेशंस, क्या मतलब है? एक्सप्लेन इट प्लीज। मैम कोई दो उसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जी, अगर आप रो वाइज ऑपरेशन कर रहे हो तो रो 1 को रो 5 के साथ भी चेंज कर सकते हो। अगर आप कॉलम वाइज ऑपरेशंस कर रहे हो तो C1 को C इज यूजिंग फॉर द कॉलम, उसको C2 के साथ भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है मल्टीप्लाई एन इक्वेशन बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट। बोलिए, बताएं मुझे इसका क्या मीनिंग है? मैम एंटायर रो को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना। जी, रो वाइज ऑपरेशंस कर रहे हो तो R1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, अल्फा बीटा गैमा के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कॉलम वाइज ऑपरेशंस कर रहे हैं तो C2 को 3 के साथ। ये तो वो चीजें हैं जब हमारे पास सामने क्वेश्चन आएगा तब हम करेंगे इसको, अभी हम सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ऐड अ मल्टीपल ऑफ वन इक्वेशन टू अनदर। बोलिए। मैम C1 प्लस किसी की रो वाइज ऑपरेशन, ऐड अ मल्टीपल ऑफ वन इक्वेशन टू अनदर, मतलब आप किसी एक मैम लाइक हाँ जी, किसी एक चलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। किसी एक इक्वेशन को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन में ऐड कर सकते हैं। क्लियर है बात? नो जैसे मैम। मैंने R1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ पूरी तीनों एंट्रीज को और उसको R6 के में ऐड कर दिया। यू कैन टेक इट लाइक दिस। एडिशन भी हो जाती है, सब्ट्रैक्शन भी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? Use the matrix notation. The linear system too can be written as. कहाँ चले गए हैं हम? जी, आपके पास ऊपर सिस्टम जो था जिसमें you are giving the m linear equations with n unknowns था ना, उसको क्या किया? उसको तोड़ लें। उसको तोड़कर आप लोगों ने लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स नोटेशन। कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट्स को एक मैट्रिक्स में कर दिया
अननोन्स को एक मैट्रिक्स में कर दिया, राइट साइड पर जो बीज थे उनको एक मैट्रिक्स में कर दिया. इट विल बी लुकिंग लाइक दिस. ये देखिए, अब ये जो मैंने जितने एज वाली मैट्रिक्सेस थी उनको ले लिया एक मैट्रिक्स में. इसको क्या मैट्रिक्स बोलेंगे? कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलेंगे. जितने मैंने x1 x2 अप टू xn ले लिए वो सब के सब क्या है? अननोन्स है. आपको मैंने बताया कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड सिस्टम ऑफ एंड मैट्रिसेस जो है ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं. तो इस वजह से ये जो ऊपर अभी हमने लिखा हुआ था ना x1 x2 अप टू xn, ऊपर थोड़ा सा वन स्लाइड बैक जाते हैं. यहाँ पर ये x1 x2 अप टू xn इसको कॉलम वेक्टर बोलते हैं. इसीलिए इसको कॉलम वेक्टर कहा जाता है जिनकी वैल्यूज आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है. कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया. आप लोग जब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करने लगते हो तो इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को a से डिनोट कर देते हो. ये आपके पास x आ जाता है और ये आपके पास b आ जाता है. फिर x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b एंड सो ऑन. फिर आगे चलते हो जी. ये देखिए जरा इक्वेशन नंबर 5 को जरा मुझे कोई बच्चा एक्सप्लेन करके बताए. जी इक्वेशन नंबर 5 को एक्सप्लेन करें. सोचें एक मिनट के लिए. मैम हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स को और जो हमारे पास p वेक्टर था उसे कंबाइन कर दिया. यहाँ पर अननोन्स किधर चले गए हैं बोले? अननोन्स वो तो नजर ही नहीं आ रहे हमें. मैम ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है कि मतलब ए और बी को कंबाइन कर. ओके वेट अ मिनट. अच्छा अब मेरे वर्डिंग में सुन लो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को, फिर मैं इसको एंड करती हूँ. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अब जो मैंने आपको दो नए सिस्टम्स करवाने हैं ना, सॉरी जो दो नए प्रोसीजर्स बताने हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फाइंड आउट करना है. उसमें ये है कि हमें सबसे पहला स्टेप हमारे क्वेश्चन में होगा ये कि फर्स्ट वी हैव टू राइट द गिवन सिस्टम इन एन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. उसमें हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स और जो राइट साइड पर बीज होते हैं उनको कंबाइन करके लिख देते हैं और अंडरस्टूड होता है कि ये आपके पास क्या क्या चीज़ें अननोन्स हैं. आपके पास x1 x2 अप टू xn जो है वो नज़र नहीं आ रही बट अंडरस्टूड है कि वो इसी में ही है. जैसे अगर मैं दोबारा कहूँ आप लोगों को कि इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वेशन नंबर 5 को अपने सिस्टम में लिखें तो कैसे लिखना शुरू करोगे? आप ऐसे लिखोगे ना a11 x1 प्लस a12 x2 अप टू a1n इज इक्वल्स टू b1. ठीक है, इस तरीके से आप लोगों के पास ये m लीनियर इक्वेशंस एंड n अननोन्स आ जाते हैं एंड दिस इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर दिस. जी और बताइए. क्लियर है बच्चों? मैम इसकी समझ नहीं आई सकती. किसके बच्चे? किस चीज की? मैम एक कोफिशिएंट ऑफ लीनियर इक्वेशन.
सॉरी, दोबारा बोले हसीब, क्या बोल रहे? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर सिस्टम की जो इक्वेशन 5 है। इक्वेशन 5, ये कोफिशिएंट नहीं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है आपके पास। सिस्टम किधर है? किस इक्वेशन में सिस्टम पड़ा हुआ है? बोले तो सिस्टम किधर है? ये सिस्टम है, इक्वेशन नंबर 2। Yes. इसमें से कोफिशिएंट मैट्रिक्स और B1 B2 BM को एक ही सिस्टम में लिख दें तो अंदर से मिसिंग क्या नजर आ रहा है हमें? मिसिंग चीजें हैं, बोले? x1 x2 x2 xn। हाँ, तो वो तो कोई बात नहीं, अगर मिसिंग है, हमें नजर नहीं आ रहे तो इट्स ओके, डोंट वरी। बिकॉज वो इसलिए नजर नहीं आ रहे कि वो तो अंडरस्टूड है। ऑब्वियसली इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हम लोगों में अगर आपसे कहूं कि फाइंड द सिस्टम ऑफ दिस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 5, तो आप मुझे सोल्यूशन कैसे लिखकर दिखाओगे? सोल्यूशन लिखोगे x1 x2 अप टू xn। Yes, ma'am. जी बोलिए। इसको ना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सिस्टम 5 तक इसको पढ़ कर आए। आप लोगों ने आज का काम शुरू किया था पीरियोडिक मैट्रिक्स से लेकर टिल सिस्टम नंबर 5 तक, ये इक्वेशन नंबर 5 तक। कोई भी बात इसमें समझ नहीं ना आती है तो आप प्लीज उसको राइट डाउन करें, आप उसको लिख के रखो। नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछना। मेरे पास जो पेंडिंग काम पड़ा हुआ है वो सिर्फ आपको कंसिस्टेंट एंड नॉन कंसिस्टेंट है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी बोर्ड पे। ओके मैम। और सिर्फ एक बच्चा पढ़ता है मेरे पास, या 3-4 बच्चियां हैं जो मुझे रिस्पांस देती हैं, बाकी सारा सोया हुआ पाकिस्तान है। किसी को कुछ पता नहीं चलता कि वो क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे। तो मैंने मार्क्स तो नहीं देने, मैंने तो 0 लगा देने सारों का, ये मैं बता रही हूँ। मैं हर दफा आप मिट्स का सिलेबस है? जी पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप? अभी मिट्स का सिलेबस है कि फाइनल्स का मैट्रिसेस वाला? ये अभी ये तो मिड्स का सिलेबस है। आपको किसने कह दिया कि फाइनल पर तो 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं हमने अभी। मिड्स तक इसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, दीज आर द टॉपिक्स इंक्लूडिंग इन द मिड टर्म्स। अब सारे परेशान होके तो सो जाओ थोड़ी देर, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए इसको करके आइए और फिर मुझे बताइएगा कोई भी कंफ्यूजन होती है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। मैम ये जो फाइल है ना इसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम में, उसमें वो सारा खोलते हैं, मटेरियल पड़ा देते हैं लेकिन खोलते हैं, खुलता नहीं है। कौन सी एग्जाम आप मटेरियल्स की बात कर रहे हो? दोबारा बोलो, क्या पूछ रहे हो? मैम ये जो टीम्स पे आप मटेरियल अपलोड किया हुआ है ना, हाँ जी, वो शो तो होता है लेकिन वो खुल नहीं रहा कुछ दिनों से। वो बच्चे पे कोई आपके बिहाफ पे कोई इंटरनेट इश्यूज होंगे। अदरवाइज ये देखिए, ये जो मैंने अभी टीम से आप ये जो मटेरियल मैं ओपन करती हूँ ना आप लोगों को पढ़ाने के लिए, वो मैं आप लोगों की टीम से ओपन करती हूँ। तो पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल से, बच्चों के पास है मटेरियल। जी बाकी स्टूडेंट्स भी जरा कोई 1-2 बताइए कि ऐसे ही है कि टीम आप लोगों को शो हो रहा है? शो होता है। ठीक है, टीम डाउनलोड किया हुआ है। तो बच्चे वो आप जरा उसको जरा चेक कीजिए। ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है चीज़ कि आप लोगों को पता ना चले कि मटेरियल्स में नहीं है या फाइल्स में नहीं है।
ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज़। ज़ुहैब है।